जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू लैक्स लीगम अकेडमी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्री कंसेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री कंसेंट के बारे में। और फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट सेक्शन 13 से 22 तक दिया गया है। देखो, फ्री कंसेंट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट। कंसेंट किसको कहते हैं? कंसेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 के अंदर, और सेक्शन 13 में यह लिखा है कि दो पर्सन को, ए और बी को, कंसेंट देना माना जाएगा जब वो सेम थिंग इन द सेम सेंस एग्री होंगे। यानी किसी एग्रीमेंट में ए ने बी को अपनी कंसेंट दी, तब माना जाएगा जब इन दोनों के माइंड में सेम थिंग इन द सेम सेंस, जैसा ए कह रहा है वैसा बी समझ रहा है, जब दोनों के माइंड में सेम थिंग होगी, हम कहेंगे कि उन्होंने कंसेंट दी है। ये जो वर्ड्स हैं हमारे लैटिन मैगजीन से लिए गए हैं, कंसेंसस एड इडम। इसका मीनिंग होता है मीटिंग्स ऑफ माइंड, यानी इन दोनों पर्संस के माइंड में एक ही चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मान लीजिए ए के पास दो कार हैं, एक कार का मॉडल है 2017, एक कार का मॉडल है 2023। ए सोचता है कि वो कार का मॉडल 2017 सेल कर रहा है और बी ये समझता है कि वो कार का मॉडल 2023 खरीद रहा है। तो यहां पर ए और बी के माइंड में सेम थिंग नहीं है, इसलिए यह माना जाएगा कि इन्होंने कंसेंट नहीं दी। कंसेंट के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों को एक चीज समझनी है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें होगी नो एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी का मीनिंग होता है डबल मीनिंग, यानी किसी भी चीज की डबल मीनिंग नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उनकी कंसेंट में। यानी ऐसा नहीं हो एक पार्टी कुछ और समझ रही है और दूसरी पार्टी कुछ और समझ रही है। तो कंसेंट, इसको हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम। नेक्स्ट चीज इसमें हम समझते हैं व्हाट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है हमारा सेक्शन 14 के अंदर, और सेक्शन 14 ये कहता है कि किसी भी कंसेंट को हम कहेंगे कि वो फ्री कंसेंट है व्हेन नॉट कॉज्ड बाय सेक्शन 15 यानी कॉर्जन, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन और सेक्शन 20, 21, 22 मिस्टेक। यानी इनमें से अगर एक फैक्टर से भी किसी की कंसेंट कॉज्ड हुई है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, तो हम कहेंगे कि उस पार्टी की कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। आइए सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉर्जन। कॉर्जन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें कि किसी पर्सन को धमकी देना, थ्रेट देना, कुछ ऐसा करने की, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। और एक और वर्ड होता है ड्यूरेस। ड्यूरेस इंग्लिश में होता है इंग्लैंड में, और कॉर्जन इंडिया के अंदर होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडिया में जो कॉर्जन होता है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसा क्राइम जो कि पनिशेबल है इंडियन पिनल कोड के अंदर। इंडियन पिनल कोड भारत के अंदर एक ऐसा कानून है जो अपराधों की सजा के बारे में बात करता है कि अगर किसी ने मर्डर किया तो उसकी सजा कितनी होगी, अगर किसी ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो उनकी सजा सेट करता है। तो अगर कोई भी चीज इसमें मना की गई है, कोई पर्सन उसे करने के लिए उसे करता है, और भले ही वहां पर इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होता हो, यानी जिस एरिया में थ्रेट दी जा रही है, चाहे वो कहीं पर भी हो, और उससे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो इंडियन पिनल कोड के अंदर अगर वो थ्रेट या वो एक्ट जो है फॉरबिडन है, मना किया गया है, तो वहां पर यह माना जाएगा कि कॉर्जन का यूज हुआ है। तो कॉर्जन यूज होता है बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकता है और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है। जहां पर पर्सन कमिट कर देता है उसको, या थ्रेट देता है उसको कमिट करने की कि अगर तुम मेरे साथ एग्रीमेंट नहीं करोगे मैं मर्डर कर दूंगा, या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी को जो है डिटेन कर लूंगा। और यहां पर जो बॉडी है वो उस पर्सन की भी हो सकती है, या कोई ऐसा पर्सन जिसमें वो इंटरेस्टेड है, यानी उसका बेटा, उसकी बेटी, वाइफ वगैरह, वो कोई भी इसके अंदर हो सकता है। अब यहां पर जो है हम एक एग्जांपल समझेंगे छोटा सा चिक्कम केस का। 1918 में आया ये। हस्बैंड जो है अपने वाइफ और अपने बच्चों से कहता है कि अगर तुम मेरे भाई के नाम प्रॉपर्टी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो सुसाइड जो है आईपीसी के अंदर एक अपराध माना गया है। तो यहां पर जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को यह माना गया कि यहां पर इनकी वाइफ और बच्चों ने जो कंसेंट दी थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी।
इसी के साथ हम समझते हैं ड्यूरेस। देखो ड्यूरेस में क्या होता है, एक तो एक्चुअल वायलेंस होना चाहिए, यानी वायलेंस का यूज होना चाहिए। अगर वायलेंस का यूज नहीं हुआ है तो वहां पर यह नहीं माना जाता कि कोई कॉर्जन या ड्यूरेस हुआ है। और उस पर्सन यानी जो पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उस पर्सन की बॉडी के अगेंस्ट ही होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये पर्सन के अगेंस्ट है और एक्चुअल वायलेंस यूज करने की बात करता है, जबकि कॉर्जन जो है बॉडी के अगेंस्ट है, अपनी बॉडी, किसी और की बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। तो कॉर्जन का सिंपल मीनिंग हुआ कि किसी की कंसेंट धमकाकर, डराकर लेना, गन पॉइंट पर किसी की जो है कंसेंट लेना, उसे कॉर्जन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करना। अनड्यू इन्फ्लुएंस को सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो किसी के ऊपर कोई पोजीशन होल्ड करता है, जैसे कोई गुरु है और उसका कोई शिष्य है। तो गुरु जो शिष्य से कहता है, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि वो अपने डिवोशन के चक्कर में जो है अपनी सारी कुछ भी चीज कर सकते हैं, अपने टीचर्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। या फिर कोई बेटा है, कोई बेटा इतना ज्यादा वफादार होता है कि वो अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर क्या है कि एक पार्टी का जो है पोजीशन में होना चाहिए डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन, यानी एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है, यानी वो उससे कुछ भी करा सकता है। एक्टिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक्टिव कॉन्फिडेंस मतलब जैसे ट्रस्टी और बेनिफिशियरीज होते हैं, या अटॉर्नी और क्लाइंट होते हैं, या फिर मान लीजिए गार्जियंस होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, वार्ड्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और यहां पर उस पर्सन ने अपनी उस पोजीशन का यूज करके अनफेयर एडवांटेज ली हो। जैसे केसेस समझते हैं, मन्नू सिंह वर्सेस उमदत पांडे, 1890 का ये केस है। इस केस में एक स्टूडेंट होता है और वो स्टूडेंट जो है अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है सैल्वेशन के लिए जो है अपने गुरु को दे देता है। तो यहां पर यह माना गया कि यहां पर जो है अपने इसके गुरु ने अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया है। अब इसी के साथ जो है हमें एक चीज और समझनी है। देखो जहां पर कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं होगी तो उसके कुछ कंसीक्वेंस होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन की कंसेंट सेक्शन 15, 17 और 18 के अंदर ली गई, इन तीन सेक्शन के अंदर 15, 17, 18, 19, 16 को हमने जो है नीचे छोड़ दिया, 15, 17 और 18। तो सेक्शन 19 ये कहता है कि कोई भी कंसेंट जो इन तीन सेक्शंस के अंदर ली गई है तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी वॉइडेबल का मतलब कि वो एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, वो या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रख सकती है या उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। और दूसरी हम सिचुएशन पढ़ते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की, जो कि सेक्शन 16 में दिया गया है। उसके प्रोविजन मेंशन किए गए हैं सेक्शन 19A। इसको 1899 में ऐड किया गया, बाद में 1872 में यह प्रोविजन नहीं था, तो इसके लिए सेक्शन 16 रखा स्पेशल। और यहां पर कोर्ट को अथॉरिटी दी कि वो सेट असाइड कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, और वहां पर वो ये देख सकता है कि क्या रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, कितने कॉन्ट्रैक्ट को जो है खत्म करना चाहिए, और अगर किसी ने कोई बेनिफिट रिसीव किया है तो उस बेनिफिट को कितना वापस किया जाना चाहिए। यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ना करके कंडीशनल सेट असाइड कर सकता है। तो दोनों सेक्शन आपको याद रखने हैं। अभी हमने सेक्शन 17 और 18 नहीं पढ़ा है। 15, 17 और 18 के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सेक्शन 19 डिक्लेयर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइडेबल, और सेक्शन 19A डिक्लेयर्स एन एग्रीमेंट वॉइडेबल विच इज मेड अंडर सेक्शन 16। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं प्रोविजन फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड को मेंशन किया गया है सेक्शन 17 के अंदर। फ्रॉड का सिंपल मीनिंग भी होता है किसी के साथ धोखेबाजी करना, उन फैक्ट्स को प्रेजेंट करना ये जानते हुए कि वो गलत हैं और उसका इंटेंशन है उसके साथ फ्रॉड करना। तो सेक्शन 17 ने ये 5 चीजें मेंशन की हैं कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 5 चीजें या इनमें से कोई एक चीज होती है तो हम ये मानेंगे कि उसने फ्रॉड किया है और उसकी कंसेंट फ्री नहीं है। सबसे पहले फॉल्स सजेशन, किसी को फॉल्स सजेशन देना जिससे कि वो पर्सन उन सजेशंस में बिलीव कर ले, और यहां पर वो पर्सन जानता है कि ये जो मैं सजेशंस दे रहे हूं ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स हैं, और यहां पर इसकी इंटेंशन है कि वो उसको जो है धोखे में रखे। वो जानता है कि ये फैक्ट्स गलत हैं और उनको छुपाता है जानबूझकर। फिर इसमें है एक्टिव कॉन्फिडेंस, एक्टिव कंसीलमेंट, यानी कंसील करना, छुपाना चीजों को एक्टिवली। एक्टिवली क्या है कि वहां पर उस चीज को बताना जरूरी है लेकिन वो उसको बताता नहीं है। और तीसरी इसमें फॉल्स प्रॉमिस, किसी से गलत प्रॉमिस करना, किस इंटेंशन के साथ कि उसको वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। यानी उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन इंटेंशन क्या है कि बस कॉन्ट्रैक्ट करना है, बाद में परफॉर्म नहीं करना है।
या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो धोखाधड़ी में फिट होता हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, या किसी एक्सप्रेस्ड चीज को लॉ ने डिक्लेयर कर दिया गया हो कि ये एक फ्रॉड है। तो अगर इन पांचों चीज में से कोई भी एक चीज आती है तो हम ये मानते हैं कि उसकी कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं ली गई है और वो पर्सन अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। अब कहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मेयर साइलेंस क्या होता है। अगर मान लो कोई पर्सन चुप है, उसने कुछ भी नहीं बोला, बस वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वहां पर वो चुप है, तो जनरली साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं होता। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं जहां पर साइलेंट रहना जो है कंपलसरी नहीं होता है। जैसे फर्स्ट सिचुएशन है ड्यूटी टू स्पीक, यानी अगर किसी पर्सन की ड्यूटी टू स्पीक आ जाती है तो अगर वो अब भी चुप रहता है तो उस सिचुएशन में उसको फ्रॉड माना जाएगा। ऐसा कब होगा? जैसे मान लीजिए ए जो है बी से एक घोड़ा खरीदता है, एक हॉर्स खरीदता है। ए जो है इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा घोड़ा ठीक है, और बी तब चुप रहता है, यानी तब नहीं बताता कुछ भी। तो यहां पर इसकी ड्यूटी टू स्पीक है, यहां पर इसने कुछ नहीं बताया, इसलिए इसको फ्रॉड माना जाएगा। या फिर साइलेंस जो है डिसेप्टिव है। कभी कभी क्या होता है, साइलेंस डिसेप्टिव होता है। जैसे ए पार्टी ने कहा कि अगर तुम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे तो मैं ये मान लूंगा कि ये जो घोड़ा है ये ठीक है, एक ठीक कंडीशन में है। तो यहां पर इसका साइलेंट रहना जो है वो डिसेप्टिव है। तीसरी चीज में आते हैं चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। जैसे मान लीजिए घोड़ा पहले ठीक था लेकिन बाद में उसे कुछ बीमारी हो गई, तो उसको भी वहां पर बताना पड़ेगा। या फिर वो हाफ ट्रूथ बता देता है। हाफ ट्रूथ में क्या होगा, उसने क्वालिटीज तो बता दी लेकिन डिसक्वालिटीज नहीं बताई। तो अगर कोई पर्सन कोई छोटी चीज बताता है, कोई क्वालिटीज बताता है, तो अब उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसकी डिसक्वालिटीज भी बताए। तो सेक्शन 17 में हमने देखा फ्रॉड के बारे में कि फ्रॉड इन सिचुएशंस में जो है कमिट हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है इसके अंदर हमारा सेक्शन नंबर 18, और 18 बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन की। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में छोटा सा ही फर्क है कि फ्रॉड के अंदर उसकी इंटेंशन होती है डिसीव करने की, और वो जानता है कि जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं वो ट्रू नहीं है। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में वो पॉजिटिव असर्शन करता है किसी बात का जो कि ट्रू नहीं है, और यहां पर इसकी इंटेंशन नहीं है धोखाधड़ी की, यानी वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। यानी वहां पर वो उसकी ड्यूटी थी कि वो उस इंफॉर्मेशन को ठीक दे, लेकिन वहां पर उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, और उसके ड्यूटी के ब्रीच करने की वजह से किसी पर्सन को एडवांटेज मिल गया है। तो इस सिचुएशन में यह होगा कि वहां पर वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल होगा। और इन सबका कंसीक्वेंस सेक्शन 15, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 का कंसीक्वेंस सेक्शन 19 में दिया गया है कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और सिर्फ सेक्शन 16 का जो है 19A में दिया गया है। नेक्स्ट प्रोविजन हम पढ़ेंगे इसके अंदर मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक का मतलब होता है कि किसी फैक्ट के बारे में मिस्टेक करना, जो चीज नहीं है उस चीज को मान लेना खुद ही। तो मिस्टेक को जो है सेक्शन 20, 21 और 22 में बताया गया है। तो ये दो तरह की मिस्टेक होती है, एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है और एक मिस्टेक ऑफ लॉ होती है। तो देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ जो भी है दो तरह की हो सकती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब होता है जब हम जिस पर्पस के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है हम उसके रिगार्डिंग जो है मिस्टेक करते हैं, उसे कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है यूनिलेटरल या बायलेटरल दोनों हो सकती है। यूनि का मतलब सिर्फ वन पार्टी जो है वो मिस्टेकली है, और बायलेटरल का मतलब है कि यहां पर दोनों पार्टी मिस्टेक में है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी जो हैं वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट करती हैं तो एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। और अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, यानी सिर्फ एक पार्टी करती है, एक पार्टी मिस्टेक करती है, तो एग्रीमेंट वैलिड होगा इस सिचुएशंस में। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है एक ऐसे घोड़े के लिए, एक ऐसा हॉर्स के लिए जो कि जीवित नहीं है, डेड है, यानी वो मरा हुआ है। ना बात ये ए को पता है ना बी को पता है, दोनों इस बात से अनअवेयर हैं। तो यहां पर दोनों की मिस्टेक है, इसलिए ये एग्रीमेंट जो है ये कैसा होगा, वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि उसे एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए ए जो है एक पेंटिंग खरीदता है बी की शॉप से। बी ने जो है कोई ऐसी ही प्रेजेंटेशन नहीं लिख रखी कि ये फला व्यक्ति ने जो है एक तरह से पेंटिंग बनाई है, लेकिन ए जो है अपनी तरफ से खुद ही, यानी बी नहीं कह रहा है, बी ने तो रख रखी है बस ये पेंटिंग बिकनी है, ए अपनी तरफ से मिस्टेक करता है और इस पेंटिंग को खरीद लेता है। तो यहां पर अब इसकी सिर्फ यूनिलेटरल मिस्टेक है, इसलिए यहां पर ये बाउंड होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एनफोर्सेबल होगा। उसी तरह हम देखते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ।
मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब जैसे मान लीजिए किसी टैक्स से रिलेटेड हम लॉ है कोई भी, उसकी मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है दो तरह की हो सकती है, एक तो फॉरेन यानी विदेशी कानून की, और एक इंडियन लॉ की। इंडियन लॉ यानी हमारा भारत का कानून। तो अगर कोई पर्सन इंडियन लॉ की मिस्टेक करता है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड। जैसे ए और बी जो है कोई एग्रीमेंट करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, तो ये दोनों पार्टी जो हैं वो किसमें है, मिस्टेक ऑफ लॉ में, इंडियन लॉ में। तो अगर इन्होंने ऐसा मान लिया कि इंडिया में इस पर टैक्स नहीं लगता तो इनकी मिस्टेक है, और मिस्टेक जो है इनकी एक्सक्यूज नहीं देगी, यानी वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये इस ग्राउंड पर टैक्स नहीं भरने के लिए मना नहीं करेंगे कि हमें जो है इसके बारे में नहीं पता था। फॉरेन लॉ की अगर मिस्टेक होती है तो उसका कंसीक्वेंस सेम ऐसे होता है जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। यदि अगर यूनिलेटरल है तो वो वैलिड हो जाएगी, और अगर बाइलेटरल है तो वो वॉइड हो जाएगी, जैसा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर हमने देखा।